नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इक्वेटर एजुकेशन पे। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की डेट हो गई 17 मई और हम शुरुआत करते हैं हमारे डेली न्यूज़ करंट अफेयर्स की और देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। चलिए, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज, और फ्रंट पेज के ऊपर कौन कौन सी खबरें हैं वो हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहले द हिंदू का जो फ्रंट पेज है उसके ऊपर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है। ईडी जो वर्तमान में काम कर रहा है और जिसके ऊपर बहुत सारे आरोप ऐसे लग रहे हैं कि वो केवल स्पेशल जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें ही टारगेट कर रहा है, और लगातार ईडी आप देख रहे हो पिछले कुछ समय से बहुत सारे लोगों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और ईडी जिस कानून के तहत कार्रवाई करता है उसका नाम है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। एक मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है सीधा सीधा कि ब्लैक पैसे को या अवैध रूप से कमाए हुए पैसे को वाइट बनाना। ठीक है, ब्लैक पैसे को वाइट बनाना, सीधा सीधा मतलब क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग का। जैसे लॉन्ड्री में कोई भी कपड़े जाते हैं तो वो गंदे होते हैं और फिर साफ होके आते हैं, तो ऐसे ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या काम करता है कि जो ब्लैक पैसा है उसको अगर आप वाइट में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप फिर PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपराधी घोषित होते हो। और ये जो ईडी है वो इसी एक्ट के तहत काम करती है। अब इस एक्ट में देखिए बहुत सारे कठोर प्रावधान हैं, यानी अगर कोई व्यक्ति दोषी साबित होता है या किसी व्यक्ति पर आरोप लग जाता है ना, तो उसके ऊपर बहुत सारी बाध्यताएं लागू हो जाती है और बहुत कठोर ये कानून है। इस न्यूज़ को हम लास्ट में अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। इसके बाद में देखिए, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, ज़्यादातर हमारे काम की नहीं है। और जो स्विट्ज़रलैंड के डिप्लोमेट हैं वो अभी भारत आए हुए हैं। वो इसलिए भारत आए हुए हैं क्योंकि अगले महीने में जो स्विट्ज़रलैंड है ना, वहाँ पर यूक्रेन पीस टॉक होगी। ठीक है, यूक्रेन और रूस को जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध को रोकने के लिए एक शांति वार्ता होगी और उस वार्ता में भारत को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पर भारत से चर्चा करने के लिए स्विट्जरलैंड की जो डिप्लोमेट है वो भारत से या भारत में बात कर रहे हैं, ताकि जो यूक्रेन के को लेकर जो पीस कॉन्फ्रेंस होनी है कुछ समय बाद में स्विट्जरलैंड में, उसके ऊपर एक राय बनाई जा सके। ठीक है, हम देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस पे। तो देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो इलेक्शन कमीशन है ना, उन्होंने फाइनल डेटा अब जारी किया है कि कितनी वोटिंग हुई है और किस तरह की वोटिंग अलग अलग फेज में कितनी कितनी हुई है। ठीक है, अलग अलग फेज की वोटिंग अब इशू करी है इंडियन एक्सप्रेस ने, और इसमें बताया भी है कि देखिए कितनी कितनी फेज की वोटिंग हुई है। जनरली क्या होता था, पहले चुनाव में जैसे ही चुनाव खत्म हो गए उस शाम को ही इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, उसमें वो अपने डेटा बताता था और ये भी बताता था कि कितने एक्चुअल में वोटर्स ने वोट किया है। तो वो डेटा अब की बार नहीं आ पाया और बहुत दिनों बाद में फाइनली कल इलेक्शन कमीशन ने हर एक चरण का फाइनल डेटा इशू किया है और टोटल नंबर ऑफ वोटर्स भी इशू किया है कि इतने वोटर्स ने वोट डाल दिए हैं। ये एक बहुत हाईलाइटेड केस है, दिल्ली के अंदर चल रहा है। जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा है स्वाति मालीवाल, उनका ये आरोप है कि उनके साथ बदसलूकी की गई और उनके साथ मारपीट की गई है, और वो अरविंद केजरीवाल के जो PA हैं उनके द्वारा की गई है। तो अब इस पर आगे पुलिस कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है, इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, और ये जो न्यूज़ है ये हम अभी डिस्कशन करेंगे इसको कि इलेक्शन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने PMLA को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है। और इससे क्या होगा, ईडी अभी हम देख रहे हैं वर्तमान में कि लगातार ईडी छापे मार रही है, लगातार अरेस्ट कर रही है, और इस अरेस्ट और छापेमारी की वजह से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ईडी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो पर्टिकुलरली किसी एक पार्टी को समर्थन करते हुए बाकी विपक्ष के सभी लोगों के ऊपर वो टारगेट कर रही है और उन्हें इलीगल रूप से अरेस्ट कर रही है। तो इस मामले में भी हम अच्छी तरह देखेंगे कि क्या मामला है। इसके बाद में देखिए, एक छोटा सा ये इशू और यहाँ पर है। देखिए, जो भी राष्ट्रीय पार्टी होती है, राष्ट्रीय पार्टी, ये जो दर्जा दिया जाता है ये दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पार्टीज़ हैं उनको नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, इस तरह के दर्जे देता है। तो जो नेशनल पार्टीज़ होती हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है,
बहुजन समाज पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है और ये सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। तो इस तरह की जो पार्टियां हैं इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। अब राष्ट्रीय पार्टियां जो होती हैं इनके पास एक एडवांटेज और होता है, इनके पास एक एडवांटेज भी होता है। इन राष्ट्रीय पार्टियों के पास में एक एडवांटेज ये होता है कि इनको चुनाव के समय जो सरकारी मीडिया है वहां पर अपना प्रचार करने के लिए कुछ समय इनको दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये सीपीआई पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उनको 1 घंटा या आधा घंटा मिलेगा कि वो डीडी न्यूज़ या एआईआर यानी जो हमारे पास रेडियो आता है ना, जो सरकारी चैनल है वो, या जो डीडी के चैनल आते हैं उनके ऊपर आकर और वो अपना आधे घंटे तक अपना भाषण दे सकते हैं। उनका जो भाषण है पूरे देश के अंदर दिखाया जाएगा। तो जो सरकारी चैनल है उनके ऊपर इन व्यक्तियों को टाइम मिलता है, सभी राष्ट्रीय पार्टी के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको वहां पर टाइम दिया जाता है। तो इनको टाइम दिया गया। अब इनका ये आरोप है विपक्षी दलों का कि हमारे भाषण में काट छांट की जा रही है। यानी सबसे पहले क्या होता है कि ये जो व्यक्ति आधे घंटे तक भाषण देंगे ना डीडी चैनल पे बैठ के, उसको क्या होता है डीडी चैनल वाले पहले पढ़ते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं कि कहीं ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। और इसी क्रम में उस चैनल ने ये कहा है कि आपके द्वारा जो कुछ वर्ड यूज किए जा रहे हैं ना वो ऑफेंसिव हैं और वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन कर रहे हैं, इसलिए उनको हटाओ। और इन राजनीतिक दलों का यह कहना है कि नहीं, हमारे जो वर्ड हैं वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन बायस्ड होकर हमारे अगेंस्ट में इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। तो यह है पूरा मामला। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा वर्डिक्ट दिया है और इन्होंने क्या कहा है कि देखो, आप अगर किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हो, यदि राज्य सरकार किसी की व्यक्ति की प्रॉपर्टी एक्वायर करती है, जनरली देखो क्या होता है कि सरकार पब्लिक पर्पस के लिए प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का खेत है, तो अगर वहां से रोड निकाली जानी है तो वो एक पब्लिक पर्पस हो गया और उसके लिए सरकार उसकी खेत को एक्वायर कर लेगी, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए कहीं से रेलवे लाइन निकलनी है, कहीं पर डैम बनाया जाना है, या कहीं पर जैसे सरकार के द्वारा और भी जैसे अलग अलग योजनाएं चलाई जाए, जैसे मान लीजिए सरकार बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाह रही है तो उसके लिए ज़मीन को एक्वायर कर लेगी, या गैस लाइन डाल रही है उसके लिए ज़मीन एक्वायर कर लेगी, या वहाँ पर नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है, मेट्रो की लाइन बनाई जा रही है। अगर इस तरह का कोई भी काम अगर सरकार करती है जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो यानी पब्लिक वर्क हो, तो सरकार क्या कर सकती है कि किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति को एक्वायर कर सकती है, ठीक है, ये प्रावधान है। लेकिन इसके लिए एक प्रोसीजर बना हुआ है कि एक प्रॉपर प्रोसीजर बना हुआ है और उसी प्रोसीजर का पालन करना पड़ेगा सरकार को भी। देखिए, किसी भी व्यक्ति की अगर निजी संपत्ति सरकार एक्वायर करती है तो केवल और केवल एक ही उसका आधार होता है, वो होता है पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। यानी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही सरकार किसी भी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि अगर सरकार किसी भी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है तो उसके लिए उन्हें प्रॉपर प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। प्रॉपर प्रोसीजर, ऐसे नहीं कि भाई सीधा ही आप जाके और जमीन के ऊपर आपने एक्वायर कर लिया, ऐसा सरकार बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इसके लिए सरकार को प्रॉपर प्रोसीजर, जो एक प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले नोटिस देंगे, फिर उसकी आपत्तियों को सुनेंगे, उसके बाद में उसे प्रॉपर जो कंपनसेशन है वो देंगे, फिर उसको एक्वायर करेंगे। तो एक प्रॉपर जो प्रोसीजर होगा उसको फॉलो करे बिना कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति की निजी प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकती है। यह डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा है कि सबसे पहले तो आप जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो उसे नोटिस देंगे, ठीक है, उसे आप नोटिस दोगे और ये उसका राइट है। अगर जिस व्यक्ति की भी प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर रहे हो उसे आप नोटिस दोगे, ये उस व्यक्ति का राइट है और ये सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अब ये जो कारण है, हमने बताया कि सरकार किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी कब लेगी, केवल और केवल एक ही कारण पे, वो है पब्लिक इंटरेस्ट, कि उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल पब्लिक के वेलफेयर में होगा। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जिस व्यक्ति से प्रॉपर्टी ले रही है ना उसके सामने जाके ये साबित करे कि ये जो काम है, ये जो हम एक्वायर कर रहे हैं ना जमीन, ये जमीन हम पब्लिक पर्पज के लिए ही एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जो
अगर सरकार प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है ना, तो उस एक्वायरिंग की प्रोसेस की पूरी जानकारी सरकार उस व्यक्ति को देगी। बिना जानकारी दिए हुए सरकार इस प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकती है। ठीक है, उसके बाद में सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर जो कंपनसेशन बनता है, जो नियमानुसार जो क्षतिपूर्ति की राशि दी हुई है, इसके लिए एक लैंड एक्विजिशन एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट में निर्धारित किया हुआ है कि भाई अगर आप किसी की लैंड एक्वायर करते हो तो उसको कितना रुपए कंपनसेशन देना होगा। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे कंपनसेशन दे। ठीक है, इसके बाद में क्या है, सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है किसी व्यक्ति की, तो वो प्रॉपर टाइम के अंदर होनी चाहिए। जो टाइम सरकार के द्वारा बताया जा रहा है उसी टाइम में वो प्रॉपर्टी एक्वायर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग है वो भी कंक्लूड करके खत्म करनी चाहिए प्रॉपर टाइम लिमिट के अंदर। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बिंदु बताए हैं कि भाई आप जिसकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो उसे सबसे पहले नोटिस दो, उसे इन्फॉर्म करो, उसे प्रोसीजर बताओ, उसे ये भी बताओ कि उसकी प्रॉपर्टी पब्लिक पर्पज के लिए यूज आ रही है और सरकार को ये साबित करना पड़ेगा कि ये पर्पज पब्लिक का ही है, पब्लिक पर्पज के लिए हम एक्वायर कर रहे हैं। इसके अलावा जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी एक्वायर हो रही है उसे पर्याप्त क्षतिपूर्ति की राशि जो कानून के अनुसार निर्धारित है वो देनी पड़ेगी। ये जो प्रोसीजर है ये एक टाइम लिमिट के अंदर पूरी करनी पड़ेगी और सारी की सारी प्रक्रिया निश्चित फ्रेमवर्क और निश्चित टाइम में पूरी करनी पड़ेगी, तभी आप किसी की व्यक्ति की प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो। ये प्रोसीजर फॉलो करे बिना कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है उसे एक्वायर नहीं कर सकती, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिए संपत्ति के अधिकार के बारे में हम पढ़ भी लेते हैं कि संविधान में क्या प्रावधान है। तो जो मूल संविधान बना था 1950 26 जनवरी को, जो मूल संविधान लागू हुआ था, उसके अनुच्छेद 31, अब अनुच्छेद 31 कहाँ आएगा, ये आएगा भाग 3 और मूल अधिकारों के अंदर। ठीक है, भाग 3 के अंदर जो हमारे मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों में अनुच्छेद 31 के अंदर ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति को निजी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। ठीक है, कि निजी संपत्ति पर व्यक्ति का ही अधिकार होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 के अंदर, और यहां से जो निजी संपत्ति का अधिकार था उसे हटाया गया और उसे उठाकर अनुच्छेद 300 या 301 के अंदर शामिल कर दिया गया। यानी जो निजी संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार कहलाता था भाग 3 में होने की वजह से, अब उसे मूल अधिकार नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब उसे क्या कहा जाएगा कि वो एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि संविधान में उल्लेखित है, लेकिन भाग 3 में नहीं है। ठीक है, भाग 3 में होता तो हम कहते हैं मूल अधिकार है, और भाग 3 से इसे उठाकर और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे अनुच्छेद 300 या 301 के अंदर डाल दिया गया, इसलिए ये एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है। ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन ये अभी भी संवैधानिक अधिकार है, और राज्य जो भी है, ये जो स्टेट है, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, ये स्टेट का मतलब क्या होता है, तो ये दिया हुआ है अनुच्छेद 12 में लिखा हुआ है, ये राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, तो राज्य किसी भी व्यक्ति को निजी संपत्ति से उचित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं कर सकता। आपको पूरी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, और ये डिसीजन कल भी हमने देखा कि ये डिसीजन भी क्या कह रहा है कि आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करे बिना, यानी उसको पहले नोटिस दो, फिर उसे समझाओ, फिर उसे टाइम बताओ, फिर प्रोसीजर बताओ, फिर उसे उसका प्रॉपर जो क्षतिपूर्ति राशि है वो भुगतान करो, टाइम के अंदर आप उसे एक्वायर करो। तो ये अगर प्रॉपर प्रोसीजर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप किसी की भी प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते। पहले क्या हो रहा था कि सरकार को देखो, मान लो रोड निकालनी है, तो सरकार ने उस रोड में आने वाली सारी जमीन एक्वायर कर ली। अब वहां के किसानों को पैसा दिया, कुछ को नहीं दिया, कुछ को सुनवाई का मौका दिया, कुछ को नोटिस दिया, कुछ को नहीं दिया, और सरकार ने तो एक्वायर करके रोड निकाल दी। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर सकती, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, या कोई अथॉरिटी हो, वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती कि बिना किसी प्रोसीजर के व्यक्ति की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर ले। अब वो बिना प्रोसीजर के प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकती। तो एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसने साफ साफ कहा है कि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, लेकिन एक संवैधानिक अधिकार है, इसलिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना महत्वपूर्ण है और अनिवार्य है।
अब देखिए ये पीएमएलए से संबंधित जो फ्रंट पेज के ऊपर आया है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया है, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, पहले तो हम समझ लेते हैं छोटा सा ओवरव्यू। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, क्राइम करते हैं, ठीक है, अपराध करते हैं, जैसे सुपारी लेना या फिर जमीनों पे कब्जा करना बहुत बड़ी मात्रा में, और फिर क्राइम करके वो क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है। और फिर उस पैसे को वो क्या करते हैं, घुमा फिरा के उसको लीगल बनाते हैं, ठीक है, लीगल बना लेते हैं। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे एक पर्सन है ए, ठीक है, एक पर्सन है ए। अब इसने क्या किया, इसने मान लीजिए किसी व्यक्ति की सुपारी ले ली और सुपारी से इसने कम से कम 50 लाख रुपए कमा लिए, ठीक है। अब ये जो राशि कमाई है ये है अवैध, इलीगल राशि है। फिर इसने क्या किया, इस 50 लाख रुपए की राशि को अपने दोस्तों के खातों में डला दिया, ठीक है, 10-10 लाख रुपए सब खातों में डला दिया। अब 10-10 लाख रुपए सबके खातों में डलवा दिया, और उसके बाद में इसने क्या किया, एक प्रॉपर्टी खरीद ली और इस प्रॉपर्टी का भुगतान कर दिया इसने इन सब व्यक्तियों के चेक के माध्यम से, ठीक है। तो एक तरह से ये प्रॉपर्टी बिल्कुल लीगल हो गई। प्रॉपर्टी जो खरीदी गई है बिल्कुल लीगल चैनल से खरीदी गई है, चेक के माध्यम से खरीदी गई है, बिल्कुल सही तरीके से ये खरीदी गई है। लेकिन ये जो पैसा था 50 लाख रुपए, ये पूरा का पूरा इलीगल था। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या हुआ, इस जो काला पैसा है, ये काला धन है ना, इसको वाइट कर लिया इन्होंने। तो इस इलीगल पैसे को इन्होंने वाइट पैसे में कन्वर्ट कर लिया। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है। अब मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ही क्या है कि काले पैसे को वाइट करना, ये इलीगल पैसे को लीगल चैनल के अंदर लेकर आना, ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग। और इस तरह की गतिविधि को रोकने के लिए संसद के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया है। इस एक्ट के तहत ही ईडी का गठन किया गया है कि भाई ईडी एक ऐसी संस्था होगी जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करेगी, कि जो भी व्यक्ति काले पैसे को व्हाइट में कन्वर्ट कर रहा है या इलीगल पैसे को लीगल में कन्वर्ट कर रहा है उसे ईडी रोकेगी, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब ये एक्ट चूंकि देखिए बहुत बड़े जो संगठित अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए बनाया गया था, तो इस एक्ट में बहुत सारे कठोर प्रावधान डाले गए, ठीक है, बहुत सारे कठोर प्रावधान डाले गए। क्या क्या प्रावधान डाले गए, देखो इसमें एक प्रावधान क्या है कि ईडी किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। ईडी को लगता है कि इस व्यक्ति ने धन शोधन किया है या मनी लॉन्ड्रिंग की है या इलीगल पैसे को व्हाइट में कन्वर्ट किया है, तो उसे ईडी गिरफ्तार कर लेगी, सीधा ही गिरफ्तार कर लेगी। और उसके बाद में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है ना, उसके ऊपर जिम्मेदारी है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके ऊपर जिम्मेदारी है। अब ईडी तो क्या है, गिरफ्तार करके आराम से बैठ गई, लेकिन वो गुनाहगार है या बेगुनाह है ये साबित करने की जिम्मेदारी ईडी की नहीं है। तो वो साबित कौन करेगा, जो खुद अरेस्ट हुआ है। अब आप सोच के देखो, जो व्यक्ति बेचारा अरेस्ट होकर जेल में पड़ा है वो व्यक्ति ये कैसे साबित करेगा कि मैं दोषी नहीं हूं। तो ईडी को इसमें बहुत सारी पावर दी हुई थी इस एक्ट के तहत। अब कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई देखो आप सीधा किसी को अरेस्ट नहीं करोगे, ठीक है, आप सीधा किसी को भी अरेस्ट नहीं करोगे, आप सीधा किसी को अरेस्ट नहीं करोगे। आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको अगर किसी को अरेस्ट करना है तो आपको स्पेशल कोर्ट में आवेदन करना होगा, और स्पेशल कोर्ट अगर परमिशन देता है तो ही आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर पाओगे। समझ में आ गई बात। पहले क्या होता था, ईडी सीधा ही जाके किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती थी, और अरेस्ट करने के बाद में वो व्यक्ति बेचारा खुद ये साबित करता था कि मैं दोषी नहीं हूं। अब वो जेल में है, वो कैसे साबित करेगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। एक तरह से जमानत होना लगभग असंभव था। आप देखोगे भी कि जिन जिन व्यक्तियों को पीएमएलए एक्ट में अरेस्ट किया हुआ है उनकी जमानतें 3-3, 4-4 साल तक नहीं हो रही, जबकि उनके ऊपर एक भी आरोप साबित भी नहीं हो रहा है, क्योंकि पीएमएलए में इसी तरह की धाराएं हैं। अब देखो एक धारा मैं बताता हूं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 क्या कहती है, अगर किसी व्यक्ति को ईडी ने अरेस्ट कर लिया तो उसको फिर 2 शर्तों का पालन करेगा तो ही जमानत मिलेगी, ठीक है। उसको जमानत कब मिलेगी, जब वो 2 शर्तों का पालन करेगा। पीएमएलए के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 क्या कहती है कि एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया ईडी ने, तो अगर उसे जमानत चाहिए तो उसे 2 शर्तों की पूर्ति करनी पड़ेगी। क्या क्या करना, एक तो उसे ये साबित करना है कि वो निर्दोष है, उस व्यक्ति को साबित करना है बेचारे को कि वो निर्दोष है। दूसरा, उसे जज को इस बात के लिए एग्री करना होगा कि मैं जमानत पर कोई भी अपराध नहीं करूंगा, ठीक है। और दोनों ही चीजें साबित करनी पड़ेगी किस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को जो जेल में बंद है। देखो
कितनी अजीब तरह से लॉ बनाया हुआ था। हालांकि ये लॉ इसीलिए बनाया था ताकि जो कठोर जो अपराधी हैं, संगठित अपराधी हैं, उनको सजा दी जा सके और उनकी जमानत रोकी जा सके। तो अगर किसी व्यक्ति को ईडी गिरफ्तार कर लेती, ईडी अपने मन में केवल शक के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार कर सकती थी। और अगर किसी व्यक्ति को जमानत चाहिए तो वो धारा 45 के तहत आवेदन करेगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के धारा 45। और धारा 45 में 2 शर्तें पूरी करेगा तो ही जमानत मिलेगी। क्या क्या शर्तें? पहली बात तो उसे ये सबूत लाके देना पड़ेगा कोर्ट को कि मैं निर्दोष हूं, और दूसरी बात उसे जज साहब को ये सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मुझे जमानत मिल जाएगी तो मैं कोई भी अपराध नहीं करूंगा। अब ये 2 चीज साबित करने की जिम्मेदारी किस पर है? उस व्यक्ति पर है बेचारा जो जेल के अंदर बंद है। अब वो कहां से तो सबूत जुटाएगा, कहां से वो जज साहब के सामने साबित करेगा कि मैं अपराधी नहीं हूं और मैं अपराध नहीं करूंगा। तो इस तरह से सीधी सीधी बात ये थी कि पीएमएलए की धारा 45 जमानत को लगभग असंभव बना देती है। पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 जमानत को लगभग असंभव बना देती है। इसलिए सरकार ने इस धारा का, इस कानून का दुरुपयोग करके जो विपक्ष के लोग हैं उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया और उनको जेलों में डालना शुरू कर दिया। अब एक बार कोई व्यक्ति इस धारा के तहत जेल में चला गया या इस पीएमएलए एक्ट के तहत जेल में चला गया तो उसकी जमानत होना लगभग असंभव है, क्योंकि धारा 45 के तहत 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए और वो 2 शर्तें पूरी होना लगभग असंभव होती थी। तो इस कारण एक बार अगर कोई व्यक्ति जेल में चला गया तो बहुत लंबे समय तक बिना अपराध सिद्ध होने के, अपराध सिद्ध भी नहीं हो रहा, फिर भी वो 3-3, 4-4 साल जेल में रह रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चिंता व्यक्त की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ईडी अब सीधा किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी। ईडी क्या कहेगी? स्पेशल कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट करेगी कि हम उसे अरेस्ट करना चाहते हैं, और स्पेशल कोर्ट जब अनुमति देगा तो ही उसे अरेस्ट किया जाएगा, सीधा ही किसी को जाके आप उठा नहीं सकते। तो एक प्रोग्रेसिव डिसीजन इसे हम कह सकते हैं, और उम्मीद है अब इस पे और भी ज्यादा क्लेरिफिकेशन आएगी और इस तरह के जो ईडी का जो दुरुपयोग, जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, वो शायद अब कहीं न कहीं रुकेगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।